रेडियो मिर्ची प्रेजेंट्स एक पुरानी कहानी। रेडियो मिर्ची 98.3 FM पर सुनिए सादत हसन मंटो का अफसाना हतक, प्रोड्यूस्ड बाय अंकित शर्मा और आवाज है आरजे साइमा की। दिन भर की थकी मांदी वो अभी अभी अपने बिस्तर पर लेटी थी और लेटते ही सो गई थी। म्युनिसिपल कमेटी का दरोगा सफाई, जिसे वो सेठ जी के नाम से पुकारा करती थी, अभी अभी उसकी हड्डी पसलियां झंझोड़ कर शराब के नशे में चूर घर वापस गया था। वो रात को वहीं ठहर जाता, मगर उससे अपनी धर्मपत्नी का बहुत ख्याल था, जो उससे बेहद प्रेम करती थी। वो रुपए जो उसने अपनी जिस्मानी मशक्कत के बदले उस दरोगा से वसूल किए थे, उसकी चुस्त और थूक से भरी चोली के नीचे से ऊपर को उभरे हुए थे। कभी कभी सांस के उतार चढ़ाव से चांदी के ये सिक्के खनखनाने लगते, तो उनकी खनखनाहट उसके दिल की गैर आहंग धड़कनों में घुल मिल जाती। ऐसा मालूम होता कि इन सिक्कों की चांदी पिघल कर उसके दिल के खून में टपक रही है। उसका सीना अंदर से तप रहा था। ये गर्मी कुछ तो उस ब्रांडी की वजह से थी, जिसका अद्धा दारोगा अपने साथ लाया था, और कुछ उस बेवड़ा का नतीजा था, जो सोडा खत्म हो जाने पर दोनों ने पानी मिलाकर पी थी। उस तरफ छोटे से दीवार गिर पर सिंगार का सामान रखा था। गालों पर लगाने की सुर्खी, होठों की सुर्ख बत्ती, पाउडर, कंघी और लोहे के पिन, जो वो गालिबन अपने जूड़े में लगाया करती थी। पास ही एक लंबी खूंटी के साथ सब्ज तोते का पिंजरा लटका था, और तोता गर्दन को अपनी पीठ के बालों में छुपाए सो रहा था। पिंजरा कच्चे अमरूद के टुकड़ों और गले हुए संतरे के छिलकों से भरा पड़ा था। इन बदबूदार टुकड़ों पर छोटे छोटे काले रंग के मच्छर या पतंगे उड़ रहे थे। पलंग के पास ही बैंत की कुर्सी पड़ी थी, जिसकी पुश्त सिर टेकने की वजह से बेहद मैली हो रही थी। दरवाजे में दाखिल होते ही बाईं तरफ की दीवार के कोने में गणेश जी की शोख रंग तस्वीर थी, जो ताजा और सूखे हुए फूलों से लदी हुई थी। शायद ये तस्वीर कपड़े के किसी थान से उतारकर फ्रेम में जड़ाई गई थी। जब वो बोहनी करती थी, तो दूर ही से गणेश जी की इस मूर्ति से रुपए छुआकर और फिर अपने माथे के साथ लगाकर उन्हें अपनी चोली में रख लिया करती थी। उसकी छातियां चूंकि काफी उभरी हुई थीं, इसलिए वो जितने रुपए भी अपनी चोली में रखती, महफूज पड़े रहते थे। अलबत्ता कभी कभी जब माधव पूना से छुट्टी लेकर आता, तो उसे अपने कुछ रुपए पलंग के पाए के नीचे उस छोटे से गड्ढे में छुपाने पड़ते थे, जो उसने खास इस काम के गरज से खोदा था। माधव से रुपए महफूज रखने का ये तरीका सौगंधी को रामलाल दलाल ने बताया था। उसने जब ये सुना था कि माधव पुणे से आकर सौगंधी पर धावे बोलता है, तो उसने कहा था, उस साले को तूने कब से यार बनाया है? ये बड़ी अनोखी आशुकी माशुकी चल रही है। साला एक पैसा जेब से निकलता नहीं और तेरे साथ मजे उड़ा रहा है। मजे अलग रहे, तुझसे कुछ ले भी मरता है। सौगंधी, मुझे तो कुछ दाल में काला नजर आ रहा है। उस साले में जरूर कोई बात है जो तुझे भा गया है। 7 साल से धंधा कर रहा हूँ और तुम छोकरियों की सारी कमजोरियां जानता हूँ। ये कहकर रामलाल ने, जो बंबई शहर के अलग अलग हिस्सों में 10 रुपए से लेकर 100 रुपए तक वाली 120 छोकरियों का धंधा करता था, सौगंधी को बताया था, साली अपना धन यूं बर्बाद न कर। तेरे अंग पर से कपड़े भी उतार कर ले जाएगा वो तेरी माँ का यार। इस पलंग के नीचे छोटा सा गड्ढा खोदकर उसमें सारे पैसे दबा दिया कर, और जब वो तेरा यार आए ना, तो उसे कहा कर, तेरी जान कसम माधव, आज सुबह से एक धेले का मुंह नहीं देखा। जरा बाहर वाले से कहकर 1 कप चाय और अफलातून बिस्किट तो मंगा। भूख से तो मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, समझी? बहुत नाजुक वक्त आ गया है मेरी जान। इस साली कांग्रेस ने शराब बंद करके बाजार बिल्कुल मंदा कर दिया है, पर तुझे तो कहीं ना कहीं से पीने को मिल ही जाती है। भगवान कसम, जब तेरे यहाँ कभी रात को खाली बोतल देखता हूँ और दारू की जब सुगंध आती है, तो जी चाहता है तेरे जोन में चला जाऊं। सौगंधी दिमाग से ज्यादा रहती थी, लेकिन जो ही कोई नर्मो नाजुक बात, कोई कोमल बोल उससे कहता, तो झट पिघलकर वो अपने जिस्म के दूसरे हिस्सों में फैल जाती। बचपन में जब वो आंख मिचौली खेला करती थी और अपनी माँ का बड़ा संदूक खोलकर उसमें छुप जाया करती थी, तो नाकाफी हवा में दम घुट जाने के साथ साथ पकड़े जाने के खौफ से वो तेज धड़कन
जो उसके दिल में पैदा हो जाया करती थी उसे कितना मजा दिया करती थी। सौगंधी चाहती थी कि अपनी सारी जिंदगी किसी ऐसे ही संदूक में छुपकर गुजार दे जिसके बाहर उसको ढूंढने वाले फिरते रहें। हर रोज रात को उसका पुराना या नया मुलाकाती उससे कहा करता था, सौगंधी मैं तुझसे प्रेम करता हूं। और सौगंधी ये जानते हुए भी कि वो झूठ बोल रहा है बस मोम हो जाती थी और ऐसा महसूस करती थी जैसे सचमुच उससे प्रेम किया जा रहा है। प्रेम कितना सुंदर बोल है। वो चाहती थी कि इस प्रेम को पिघलाकर अपने अंग अंग पर मल ले, इसकी अपने बदन पर मालिश कर ले कि ये सारे का सारा उसके मसामों में रच बस जाए, या फिर वो खुद उसके अंदर चली जाए, सिमट सिमटाकर उसके अंदर दाखिल हो जाए और ऊपर से ढकना बंद कर दे। कभी कभी वो प्रेम किए जाने का जज्बा उसके अंदर बहुत शिद्दत इख्तियार कर लेता तो कई बार उसके जी में आता कि अपने पास पड़े हुए आदमी को अपनी गोद में लेकर थपथपाना शुरू कर दे और लोरियां देकर उससे अपनी गोद में ही सुला दे। प्रेम कर सकने की काबिलियत उसके अंदर इस कदर ज्यादा थी कि हर उस मर्द से जो उसके पास आता था वो मोहब्बत कर सकती थी और फिर उस मोहब्बत को निभा भी सकती थी। वो अब तक 4 मर्दों से अपना प्रेम निभा ही तो रही थी जिनकी तस्वीरें उसके सामने दीवार पर लटक रही थी। हर वक्त यह एहसास उसके दिल में मौजूद रहता था कि वो बहुत अच्छी है। यह अच्छापन मर्दों में क्यों नहीं होता, ये बात उसकी समझ में नहीं आती थी। एक बार आईना देखते हुए बेख्तियार उसके मुंह से निकल गया था, सौगंधी तुमसे जमाने ने अच्छा सलूक नहीं किया। सौगंधी से जब माधो की पहली मुलाकात हुई तो उसने कहा था, तुझे लाज नहीं आती अपना भाव करते? जानती है तू मेरे साथ किस चीज का सौदा कर रही और मैं तेरे पास क्यों आया? छी छी, 10 रुपए। और जैसा कि तू कहती है 2.5 रुपए दलाली के, बाकी रहे 7.5 रहे ना। अब इन 7.5 रुपयों में तू मुझे ऐसी चीज देने का वचन देती है जो तू दे नहीं सकती, और मैं ऐसी चीज लेने आया हूं जो मैं ले नहीं सकता। मुझे औरत चाहिए, पर तुझे क्या इस वक्त इस घड़ी मर्द चाहिए? मुझे तो कोई भी औरत भा जाएगी, इसलिए कि मुझे औरत चाहिए। पर तुझे क्या मैं जचता हूं? तेरा मेरा नाता ही क्या है? कुछ भी नहीं। बस ये 10 रुपए जिनमें से 2.5 दलाली में चले जाएंगे और बाकी इधर उधर बिखर जाएंगे। तेरे और मेरे बीच में बज रहे हैं। तू भी इनका बजना सुन रही है और मैं भी। तेरा मन कुछ और सोचता है, मेरा मन कुछ और सोचता है। क्यों ना एक बात करें कि तुझे मेरी जरूरत हो और मुझे तेरी। पूना में हवलदार हूं, महीने में 1 बार आया करूंगा। 3-4 दिन के लिए ये धंधा छोड़, मैं तुझे खर्च दिया करूंगा। क्या भाड़ा है इस खोली का? माधो ने और भी बहुत कुछ कहा था जिसका असर सौगंधी पर इस कदर ज्यादा हुआ था कि वो चंद लम्हात के लिए खुद को हवालदारनी समझने लगी थी। बातें करने के बाद माधो ने उसके कमरे की बिखरी हुई चीजें करीने से रखी थी और वो नंगी तस्वीरें जो सौगंधी ने अपने सिरहाने लटका रखी थी बिना पूछे गच्छे फाड़ दी थी और कहा था, ओहो भाई, मैं ऐसी तस्वीरें यहां नहीं रहने दूंगा। और ये पानी का घड़ा देखो कितना मैला है, और ये चीथड़े, ये चिंदियां, उफ कितनी बुरी बास आ रही है। उठा के बाहर फेंको इनको। और तूने अपने बालों का क्या ये सत्यानाश कर रखा है? और ये 3 घंटे की बातचीत के बाद सौगंधी और माधो आपस में घुल मिल गए थे और सौगंधी को तो ऐसा महसूस हुआ था कि वो बरसों से हवलदार को जानती है। उस वक्त तक किसी ने भी कमरे में बदबूदार चीथड़ों, मैले घड़े और नंगी तस्वीरों की मौजूदगी का ख्याल नहीं किया था, और न कभी किसी ने उसको ये महसूस करने का मौका दिया था कि उसका एक घर है जिसमें घरेलूपन हो सकता है। लोग आते थे और बिस्तर तक की गिलाजत को महसूस किए बगैर चले जाते थे। कोई सौगंधी से ये नहीं कहता था, देखो तो आज तेरी नाक लाल हो रही है, कहीं जुकाम ना हो जाए तुझे, ठहर मैं तेरे वास्ते दवा लाता हूं। माधो कितना अच्छा था, उसकी हर बात 52 तोला और पाव रत्ती की थी। क्या खरी खरी सुनाई थी उसने सौगंधी को। उसे महसूस होने लगा था कि उसे माधो की जरूरत है। चुनांचे उन दोनों में संबंध हो गया। महीनों में एक बार माधो पूना से आता था और वापस जाते हुए हमेशा सौगंधी से कहा करता था, देख सौगंधी, अगर तूने फिर से अपना धंधा शुरू किया ना तो बस तेरी मेरी टूट जाएगी। अगर तूने एक बार भी किसी मर्द को अपने यहां ठहराया तो चुटिया पकड़ के बाहर निकाल दूंगा।
देख, इस महीने का खर्च मैं तुझे पूना पहुंचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। अरे हाँ, क्या भाड़ा इस खोली का? न माधो ने कभी पूना से खर्च भेजा था और न सौगंधी ने अपना धंधा बंद किया था। दोनों अच्छी तरह जानते थे कि क्या हो रहा है। न सौगंधी ने कभी माधो से ये कहा था, तू ये क्या टर किया करता है, एक फूटी कौड़ी भी तो दी नहीं है तूने। दोनों झूठे थे, दोनों एक मुलम्मा की हुई जिंदगी बसर कर रहे थे। लेकिन सौगंधी खुश थी। जिसको असली सोना न मिले वो मुलम्मा किए हुए गहनों ही पर राजी हो जाया करता है। उस वक्त सौगंधी थकी मांदी सो रही थी। दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के 2 बजे ये कौन आया? दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। सौगंधी बिस्तर पर से उठी। उसका सर दर्द के मारे फटा जा रहा था। घड़े से पानी का एक डोंगा निकालकर उसने कुल्ली की और दूसरा डोंगा गटागट पीकर उसने दरवाजे का पट थोड़ा सा खोला और कहा, रामलाल। रामलाल जो बाहर से दस्तक देते देते थक गया था, भिन्ना कर कहने लगा, तुझे सांप सूंघ गया था क्या, या क्या हो गया था? 1 घंटे से बाहर खड़ा था, दरवाजा खटखटा रहा था, कहाँ मर गई थी? अंदर कोई है तो नहीं? जब सौगंधी ने कहा नहीं, तो रामलाल की आवाज फिर ऊंची हो गई, तो दरवाजा क्यों नहीं खोलती? भाई हद हो गई, क्या नींद पाई है? यूं एक एक छोरी उतारने में 2-2 घंटे सर खपाना पड़े तो मेरा धंधा तो हो चुका। अब तू मेरा मुंह क्या देख रही है? झटपट ये धोती उतार कर, वो फूलों वाली साड़ी पहन, पाउडर वाउडर लगाकर चल मेरे साथ। बाहर मोटर में एक सेठ बैठकर तेरा इंतजार कर रहे हैं। चल चल, एकदम जल्दी जल्दी कर। सौगंधी आराम कुर्सी पर बैठ गई और रामलाल आईने के सामने अपने बालों में कंघा करने लगा। सौगंधी ने तिपाई की तरफ हाथ बढ़ाया और बाम की शीशी उठाकर उसका ढकना खोलते हुए कहा, ए रामलाल, आज मेरा जी अच्छा नहीं। रामलाल ने कंघी दीवार गिर पर रखी और मुड़कर कहा, अबे तो पहले ही कह दिया होता। सौगंधी ने माथे और कनपट्टियों पर बाम मलते हुए रामलाल की गलतफहमी दूर की। वो बात नहीं रामलाल, ऐसे ही मेरा जी अच्छा नहीं, बहुत पी गई। रामलाल के मुंह में पानी भर आया। थोड़ी बची है तो ला, जरा हम भी मुंह का मजा ठीक कर लें। सौगंधी ने बाम की शीशी तिपाई पर रख दी और कहा, बचाई होती तो ये मुंह सर में दर्द ही क्यों होता। देख रामलाल, वो जो बाहर मोटर में बैठा है, तू उसे अंदर ही ले आ। नहीं भाई, वो अंदर नहीं आ सकते, वो जेंटलमैन आदमी है। वो तो मोटर को भी गली के बाहर खड़ी करते हुए घबराते थे। तू कपड़े वपड़े पहन ले और जरा चल, गली के नुक्कड़ तक होकर आते हैं, सब ठीक हो जाएगा। 7.5 रुपए का सौदा सौगंधी इस हालत में, जबकि उसके सिर में शिद्दत का दर्द हो रहा था, कभी कबूल न करती, मगर उसे रुपयों की सख्त जरूरत थी। उसके साथ वाली खोली में एक मद्रासी औरत रहती थी, जिसका पति मोटर के नीचे आकर मर गया था। इस औरत को अपनी जवान लड़की समेत वतन जाना था। उसके पास चूंकि किराया ही नहीं था, इसलिए उसने उसको कसम दी थी, बहन तू चिंता ना कर, मेरा मर्द पूना से आने ही वाला है, मैं उससे कुछ रुपए लेकर तेरे जाने का बंदोबस्त कर दूंगी। घड़े के ठंडे पानी का एक और डोंगा पिया और रामलाल के साथ होली। कमजोर रोशनी में उस स्याह रंग की मोटर का साया और रात के पिछले पहर की भेदों भरी खामोशी। आगे बढ़कर रामलाल ने मोटर के अंदर बैठे हुए आदमियों से कुछ कहा। इतने में सौगंधी मोटर के पास पहुंच गई। रामलाल ने एक तरफ हटकर फिर कहा, लीजिए वो आ गई, बड़ी अच्छी छोकरी है, थोड़े ही दिन हुआ अभी धंधा शुरू किए। सौगंधी साड़ी का एक किनारा अपनी उंगली पर लपेटती हुई आगे बढ़ी और मोटर के दरवाजे के पास खड़ी हो गई। सेठ साहब ने बैटरी उसके चेहरे के पास रोशन की। एक लम्हे के लिए उस रोशनी ने सौगंधी की खुमार आलूद आंखों में चकाचौंध पैदा की। फिर बटन दबने की आवाज पैदा हुई और रोशनी बुझ गई और साथ ही सेठ के मुंह से आह निकली। फिर एकदम मोटर का इंजन फड़फड़ाया और मोटर ये जा वो जा। सौगंधी कुछ सोचनी भी ना पाई थी। उसकी आंखों में अभी तक बैटरी की तेज रोशनी घुसी हुई थी। वो ठीक तरह से सेठ का चेहरा भी ना देख सकी थी। आखिर ये क्या हुआ? इस ऊँह का क्या मतलब था? ऊँह जो अभी तक उसके कानों में भिनभिना रही थी। क्या क्या
उसे रामलाल दल्लाल की आवाज सुनाई दी। पसंद नहीं किया तुझे? अच्छा भाई, मैं चलता हूं, 2 घंटे मुफ्ती में बर्बाद किए। ये सुनकर सौगंधी की टांगों में, उसकी बाहों में, उसके हाथों में एक जबरदस्त हरकत पैदा हुई। कहाँ है वो मोटर? कहाँ है वो सेठ? तो का मतलब ये है कि उसने मुझे पसंद नहीं किया। उसकी गाली उसके पेट के अंदर से उठी और जुबान की नोक पर आकर रुक गई। वो आखिर गाली देती किसको? मोटर तो जा चुकी थी। शर्मिंदगी दूर करने के लिए उसने सोचा, मैंने उस मुए को दिखाने के लिए थोड़ी ही अपने आप को सजाया था। ये तो मेरी आदत है। मेरी क्या, सबकी यही आदत है। पर ये रात के 2 बजे और रामलाल दल्लाल और ये बाजार और वो मोटर और वो बैटरी की चमक, ये सब कुछ ध्यान में आते ही रोशनी के धब्बे उसकी हद्दे निगाह तक फजा में इधर उधर तैरने लगे और मोटर के इंजन की फड़फड़ाहट उसे हवा के हर झोंके में सुनाई देने लगी। सौगंधी सोच रही थी और उसके पैर के अंगूठे से लेकर सिर की चोटी तक गर्म लहरें दौड़ रही थी। उसको कभी अपने आप पर गुस्सा आ रहा था और कभी रामलाल दल्लाल पर, जिसने रात के 2 बजे उसे बेआराम किया। लेकिन फौरन ही वो खुद को और रामलाल दल्लाल को बेकसूर पाकर सेठ का ख्याल करने लगती। सेठ का ख्याल आते ही उसकी आंखें, उसके कान, उसकी बाहें, उसकी टांगे, उसका सब कुछ पीछे को मुड़ जाता और वो सेठ को कहीं देख पाए। उसके अंदर ये ख्वाहिश बड़ी शिद्दत के साथ पैदा हो रही थी कि जो कुछ हो चुका है एक बार फिर हो, सिर्फ एक बार। वो हौले हौले मोटर की तरफ बढ़े, मोटर के अंदर से एक हाथ बैटरी निकाले और उसके चेहरे पर रोशनी फेंके। फिर उह की आवाज आए और सौगंधी अंधाधुंध अपने दोनों पंजे से सेठ का मुंह नोचना शुरू कर दे। वो वहशी बिल्ली की तरह झपटे और अपनी सारी उंगलियों के सारे नाखून जो उसने मौजूद फैशन के मुताबिक बढ़ा रखे थे उस सेठ के गालों में गाड़ दे। उसे बालों से पकड़कर बाहर घसीट ले और धड़ाधड़ उसे मुक्के मारना शुरू कर दे और जब थक जाए तो रोना शुरू कर दे। उसका दिल, ये क्या हो गया है उसके दिल को? आज ये क्या रोग लग गया है उसके दिल को? अच्छा भला चलता चलता रुककर धड़ धड़ क्यों करने लगता है? बिल्कुल उसके उस घिसे हुए रिकॉर्ड की तरह जो सुई के नीचे घूमता घूमता एक जगह आकर रुक जाता था और रात कटी गिन गिन तारे कहता कहता तारे तारे की रट लगाने लगता था। आसमान तारों से अटा हुआ था। सौगंधी ने उनकी तरफ देखा और कहा, कितने सुंदर हैं। वो चाहती थी कि अपना ध्यान किसी और तरफ पलट दे, पर जब उसने सुंदर कहा तो झट से यह ख्याल उसके दिमाग में कूदा, ये तारे तो सुंदर हैं, पर तू कितनी भोंडी है। अभी अभी तो तेरी सूरत को फटकारा गया है। सौगंधी तू बदसूरत नहीं है। ये ख्याल आते ही वो तमाम अक्स एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगे जो इन 5 बरसों के दौरान में वो आईने में देख चुकी थी। वो सोचने लगी कि वो क्यों चाहती है कि कोई उसकी तारीफ करे। इससे पहले उसे इस बात की इतनी शिद्दत से जरूरत महसूस नहीं हुई थी। सौगंधी का जी चाह रहा था कि उसके जिस्म का हर मसाम खुल जाए और जो कुछ उसके अंदर उबल रहा है मसामों के रास्ते बाहर निकल आए। पर ये कैसे हो? उसकी जबरदस्त आरजू थी कि मोटर एक बार फिर आए और ना आए बला से। मैं अपनी जान क्यों बेकार हलकान करूं? घर चलते हैं और आराम से लंबी तान कर सोते हैं। इन झगड़ों में रखा ही क्या है? मुफ्त का दर्द ही तो है। चल सौगंधी, घर चल, ठंडे पानी का एक डोंगा पी और थोड़ा सा बाम मलकर सो जा। फर्स्ट क्लास नींद आएगी और सब ठीक हो जाएगा। सेठ और उसकी मोटर की ऐसी की तैसी। ये सोचते हुए उसके ख्यालात का बोझ हल्का हो गया, जैसे वो किसी ठंडे तालाब से नहा धोकर बाहर निकली हो। जिस तरह पूजा करने के बाद उसका जिस्म हल्का हो जाता था, उसी तरह अब उसका जिस्म हल्का हो गया था। जब वो घर की तरफ चलने लगी तो ख्यालात का बोझ न होने की वजह से उसके कदम कई बार लड़खड़ाए।
इसी उधेड़बुन में वो दूसरी मंजिल पर अपनी खोली के पास पहुंच गई। चोली में से चाबी निकालकर उसने ताला खोलने के लिए हाथ बढ़ाया तो चाबी हवा ही में घूमकर रह गई। कुंडे में ताला नहीं था। सौगंधी ने किवाड़ अंदर की तरफ धकेला तो हल्की सी चरचराहट पैदा हुई। अंदर से किसी ने कुंडी खोली तो दरवाजे ने जमाई ली। सौगंधी अंदर दाखिल हो गई। माधो मूंछों में हंसा और दरवाजा बंद करके सौगंधी से कहने लगा, तो आज तूने मेरा कहा मान ही लिया। सुबह की सैर तंदुरुस्ती के लिए बड़ी अच्छी होती है। हर रोज इसी तरह सुबह उठकर घूमने जाया करेगी तो तेरी सारी सुस्ती दूर हो जाएगी और वो तेरी कमर का दर्द भी गायब हो जाएगा, जिसकी बाबत तू आए दिन शिकायत किया करती है। विक्टोरिया गार्डन तक तो आई होगी ना तू, क्यों? माधो बेंत की कुर्सी पर बैठ गया, जिसकी पुश्त पर उसके तेल में चिपड़े हुए सिर ने मैल का एक बहुत बड़ा धब्बा बना रखा था। फिर वो टांग पर टांग रखकर अपनी मूंछों पर उंगलियां फेरने लगा। सौगंधी पलंग पर बैठ गई और माधो से कहने लगी, मैं आज तेरा ही इंतजार कर रही थी। माधो सटपटाया, इंतजार? तुझे कैसे मालूम हुआ कि मैं आज आने वाला हूं? सौगंधी के भिजे हुए लब खुले। मैंने रात तुझे सपने में देखा था। यकायक उठ बैठी तो कोई भी न था। सुजी ने कहा चलो कहीं बाहर घूम आए और मैं आ गया। भाई बड़े लोगों की बातें बड़ी पक्की होती हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि दिल को दिल से राह होती है। तूने ये सपना कब देखा था वैसे? 4 बजे के करीब। माधो कुर्सी पर से उठकर सौगंधी के पास बैठ गया। और मैंने तुझे ठीक 2 बजे सपने में देखा, जैसे तुम फूलों वाली साड़ी, अरे हाँ यही साड़ी पहन के तू मेरे सपने में खड़ी थी और तेरे हाथ में क्या था? तेरे हाथ में, हाँ तेरे हाथ में रुपयों से भरी हुई थैली थी। तूने वो थैली मेरी झोली में रख दी और कहा, माधो तो चिंता मत कर, ले ये थैली। अरे तेरे मेरे रुपये 2 हैं क्या? सौगंधी तेरी जान की कसम, बस फौरन उठा, टिकट कटाकर इधर का रुख कर लिया। क्या सुनाऊं, बड़ी परेशानी में हूं यार। बैठे बिठाए एक केस हो गया। अब 20-30 रुपये हो तो इंस्पेक्टर की मुट्ठी गर्म करके छुटकारा मिले। थक तो नहीं गई तू? लेट जा, तेरे पैर दबा देता हूं। सैर की आदत है ना, तो थकन तो हो ही जाया करती है। इधर मेरी तरफ पैर करके लेट। माधो को सौगंधी के मुंह से शराब की बात आई। उसने ये मौका अच्छा समझा और झट से कहा, दोपहर की गाड़ी से वापस जाना पड़ेगा। अगर शाम तक इंस्पेक्टर को 150 ना थमाए तो ज्यादा देने की जरूरत नहीं। मैं समझता हूं 50 में काम चल जाएगा। 50? ये कहकर सौगंधी बड़े आराम से उठी और 4 तस्वीरों के पास आहिस्ता आहिस्ता गई जो दीवार पर लटक रही थी। बाएं तरफ से तीसरे फ्रेम में माधव की तस्वीर थी। बड़े बड़े फूलों वाले पर्दे के आगे कुर्सी पर वो अपने दोनों घुटनों पर हाथ रखे बैठा था। तस्वीर उतरवाते वक्त तस्वीर उतरवाने का ख्याल माधव पर इस कदर गालिब था कि उसका हर शय तस्वीर से बाहर निकल निकल कर पुकार रही थी, हमारा फोटो उतरेगा, हमारा फोटो उतरेगा। कैमरे की तरफ माधव आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। ऐसा मालूम होता था कि फोटो उतरवाते वक्त उसे बहुत तकलीफ हुई होगी। सौगंधी खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी कुछ ऐसी तीखी और नुकीली थी कि माधव को सुइयां सी चुभने लगी। पलंग पर से उठकर वो सौगंधी के पास गया। किसकी तस्वीर देखकर तू इस कदर जोर से हंसी? सौगंधी ने बाएं हाथ की पहली तस्वीर की तरफ इशारा किया जो म्युनिसिपैलिटी के दारोगा सफाई की थी। इसकी, म्युनिसिपैलिटी के दरोगा की। जरा देख तो इसका थोबड़ा। कहता था एक रानी उस पर आशिक हो गई है। ये मुंह और मसूर की दाल। ये कहकर सौगंधी ने फ्रेम को इस जोर से खींचा कि दीवार में से कील भी प्लस्तर समेत उखड़ गई। माधव की हैरत अभी दूर ना हुई थी कि सौगंधी ने फ्रेम को खिड़की से बाहर फेंक दिया। 2 मंजिलों से ये फ्रेम नीचे जमीन पर गिरा और फिर कांच टूटने की झनकार सुनाई दी। सौगंधी ने झनकार के उठते ही कहा, रानी भंगन कचरा उठाने आएगी तो मेरे इस राजा को भी साथ ले जाएगी। एक बार फिर उसी तीखी और नुकीली हंसी की फुहार सौगंधी के होठों से गिरना शुरू हुई, जैसे वो उन पर चाकू या छुरी की धार तेज कर रही हो। माधव बड़ी मुश्किल से मुस्कुराया। फिर वो हंसा।
सौगंधी ने दूसरा फ्रेम भी नोच लिया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस साले का यहाँ क्या मतलब है? भोंडी शक्ल का कोई आदमी यहाँ नहीं रहेगा। क्यों माधो? एक हाथ से सौगंधी ने पगड़ी वाले की तस्वीर उतारी और दूसरा हाथ उस फ्रेम की तरफ बढ़ाया जिसमें माधो का फोटो जड़ा था। माधो अपनी जगह पर सिमट गया, जैसे सौगंधी का हाथ उसकी तरफ बढ़ रहा हो। 1 सेकंड में फ्रेम कील समेत सौगंधी के हाथ में था। जोर का कहकहा लगाकर सौगंधी ने ओह! और दोनों फ्रेम एक साथ खिड़की में से बाहर फेंक दिए। 2 मंजिलों से जब दोनों फ्रेम जमीन पर गिरे और कांच टूटने की आवाज आई तो माधो को ऐसा मालूम हुआ कि उसके अंदर कोई चीज टूट गई है। बड़ी मुश्किल से उसने हंसकर कहा, ये तूने अच्छा किया, मुझे भी ये फोटो पसंद नहीं थी। सौगंधी आहिस्ता आहिस्ता माधो के पास आई और कहने लगी, तुझे ये फोटो पसंद नहीं था? पर मैं पूछती हूँ, तुझमें ऐसी कौन सी चीज है जो किसी को पसंद आ सकती है? ये तेरी पकोड़ा ऐसी नाक, ये तेरे बालों भरा माथा, ये तेरे सूजे हुए नथुने, ये तेरे मुड़े हुए कान, ये तेरे मुंह की बास, ये तेरे बदन का मैल। तुझे अपना फोटो पसंद नहीं था? ओह, पसंद क्यों होता? तेरे ऐब जो छुपा रखे थे इसने। आजकल जमाना ही ऐसा है, जो ऐब छुपाए वही बुरा। माधव पीछे हटता गया। आखिर जब वो दीवार के साथ जा लगा तो उसने अपनी आवाज में जोर पैदा करके कहा, देख सौगंधी, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि तूने फिर से अपना धंधा शुरू कर लिया। अब मैं तुझसे आखिरी बार कहता हूं। अगर तूने फिर से अपना धंधा शुरू किया तो बस तेरी मेरी टूट जाएगी। अगर तूने फिर किसी को अपने यहाँ ठहराया तो मैं चुटिया से पकड़कर तुझे बाहर निकाल दूंगा। इस महीने का खर्च मैं तुझे पूना पहुँचते ही मनी ऑर्डर कर दूंगा। हाँ, क्या भाड़ा है इस खोली का? माधो चकरा गया। सौगंधी ने अब अपनी आवाज में कहना शुरू किया, मैं बताती हूँ, 15 रुपए भाड़ा है इस खोली का और 10 रुपए भाड़ा है मेरा। और जैसा कि तुझे मालूम है, 2.5 रुपए दलाल के, बाकी रहे 7.5। रहे ना 7.5। इन 7.5 रुपए में मैंने तुझे ऐसी चीजें देने का वचन दिया था जो मैं तुझे दे ही नहीं सकती थी, और तू ऐसी चीज लेने आया था जो तू ले ही नहीं सकता था। तेरा और मेरा नाता ही क्या था? कुछ भी नहीं। बस 10 रुपए तेरे और मेरे बीच में बज रहे थे। पहले तेरे और मेरे बीच में 10 रुपए बजते थे, आज 50 रुपए बज रहे हैं। तू भी इनका बजना सुन रहा है और मैं भी इनका बजना सुन रही हूँ। ये तूने अपने बालों का क्या सत्यानाश कर रखा है? ये कहकर सौगंधी ने माधो की टोपी उंगली से एक तरफ उड़ा दी। माधो को सौगंधी की हरकत बहुत नागवार गुजरी। उसने बड़े कड़े लहजे में कहा, सौगंधी। सौगंधी ने माधो की जेब से रुमाल निकालकर सूंघा और फिर फर्श पर फेंक दिया। ये चिथड़े, ये चिंदियां, उफ, कितनी बास आती है। उठाकर बाहर फेंको इन्हें। सौगंधी। सौगंधी के बच्चे, तू आया किस लिए यहाँ? तेरी माँ रहती है इस जगह जो तुझे 50 रुपए देगी, या तू कोई ऐसा बड़ा गबरू जवान है जो मैं तुझ पर आशिक हो गई हूँ? कुत्ते कमीने, मुझ पर रौब गांठता है। मैं तेरी दबेल हूँ क्या? भिखमंगे, तू अपने आप को समझ क्या बैठा है? मैं पूछती हूँ, तू है कौन? चोर या गटकतरा? इस वक्त तू मेरे मकान में करने क्या आया था? बुलाओ पुलिस को। पूना में तुझ पर केस होना हो, यहाँ तुझ पर एक केस मैं खड़ा कर दूंगी। माधो सहम गया। दबे हुए लहजे में वो सिर्फ इस कदर कह सका, सौगंधी, तुझे क्या हो गया? तेरी माँ का सिर। तू होता कौन है मुझसे ऐसे सवाल करने वाला? भाग यहाँ से, वरना। सौगंधी की बुलंद आवाज सुनकर उसका खारिज ज़दा कुत्ता जो सूखे हुए चप्पलों पर मुंह रखे सो रहा था, हड़बड़ा कर उठ बैठा और उसने माधो की तरफ मुंह उठाकर भौंकना शुरू कर दिया। कुत्ते के भौंकने के साथ ही सौगंधी जोर से हंसने लगी। माधो डर गया। गिरी हुई टोपी उठाने के लिए वो झुका तो उसे सौगंधी की गरज सुनाई दी। खबरदार, पड़ी रहने दे वहीं। तू जा, तेरे पूना पहुंचते ही मैं इसे मनी ऑर्डर करा दूंगी। ये कहकर सौगंधी जोर से हंसी और हंसते हंसते कुर्सी पर बैठ गई।
उसके खारिजज़दा कुत्ते ने भौंक भौंक कर माधो को कमरे से बाहर निकाल दिया। माधो को सीढ़ियां उतारकर जब कुत्ता अपनी टुंड मुंड दुम हिलाता सौगंधी के पास वापस आया और उसके कदमों के पास बैठकर अपने कान फड़फड़ाने लगा तो सौगंधी चौंकी। उसने अपने चारों तरफ एक हौलनाक सन्नाटा देखा, एक ऐसा सन्नाटा जो उसने पहले कभी न देखा था। उसे ऐसा लगा कि हर शय खाली है, जैसे मुसाफिरों से लदी हुई रेलगाड़ी सब स्टेशनों पर मुसाफिरों को उतारकर अब लोहे के शेड में बिल्कुल अकेली खड़ी है। ये खालीपन जो अचानक सौगंधी के अंदर पैदा हो गया था उसे बहुत तकलीफ दे रहा था। उसने काफी देर तक इस खालीपन को भरने की कोशिश की, मगर बेकार। वो एक ही वक्त में बेशुमार ख्यालात अपने दिमाग में ठूसती थी, मगर बिल्कुल छलनी का सा हिसाब था। इधर वो दिमाग को पुर करती थी, उधर वो खाली हो जाता था। बहुत देर तक वो बैंत की कुर्सी पर बैठी रही। सोच विचार के बाद भी जब उसको अपना दिल परचाने का कोई तरीका ना मिला तो उसने अपने खारिजज़दा कुत्ते को गोद में उठाया और सागवान के चौड़े पलंग पर उसे पहलू में लिटाकर सो गई।